ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा जो बच्चे अग्नि आर्मी की तैयारी करें अग्निवीर की, तो उन लोगों के लिए बेटा मैं एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ये लगभग 8 से 10 मॉक टेस्ट हो गया आपके पास, और इसमें कुछ ओरिजिनल पेपर है आपके 2024 के। ठीक है, तो स्टार्ट करते एक पेपर आपके पास 2024 का मैं डिस्कस करा रहा हूँ। आपको लेवल का पता चल जाएगा जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपके पास कि मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है। ठीक है, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसका जो राइट आंसर था वो था बेटा आपका कार्ल मार्क्स। क्या था इसका राइट आंसर? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड में था आपके पास कामाख्या देवी का मंदिर किस राज्य में है। तो कामाख्या देवी का मंदिर काफी फेमस मंदिर है। कामाख्या देवी का मंदिर ये पड़ता है असम में। इसका राइट आंसर क्या था? असम। हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी है मंदिर, पर वो इतना फेमस नहीं है जितना कि आपका असम का है। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? असम। और हिमाचल प्रदेश में ये मंदिर कहाँ पड़ता है? मंडी में। हिमाचल प्रदेश में भी ये मंदिर कहाँ पड़ता है? मंडी, करसोग में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है कि सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो परमवीर चक्र। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो परमवीर चक्र है। और परमवीर चक्र की जो स्थापना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1947 नहीं बेटा, 26 जनवरी 1950 में। और ये पहली बार किसे मिला था? पहली बार मिला था बेटा ये मेजर सोमनाथ शर्मा। क्या नाम था इनका? सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा जो कि हिमाचल के थे आपके पास, कांगड़ा के। हिमाचल कांगड़ा से जो संबंध रखते हैं, ये पहले भारतीय है जिन्हें परमवीर चक्र मिला। और कब मिला था? इन्हें ये अवार्ड मिला था 1947 में। ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज इस बात पे हो रहे होंगे कि जब इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी, तो ये 1947 में कैसे दिया गया था। देखिए, इनको दिया गया था 47 में, तो अनाउंसमेंट हुई थी ऑफिशियली। जो इसकी स्थापना है वो कब हुई? 26 जनवरी 1950 में ऑफिशियली बोल सकते हैं। अदरवाइज इनको जो मिला था, दिया गया था पहले, वो कब दिया गया था? 1947 में। तो इनको शुरुआत की गई थी 47 से इसकी। अच्छा, इसमें ऑप्शन में एक अशोक चक्र भी है। इसका एक क्वेश्चन आया है कि पहली भारतीय महिला बताइए जिन्हें अशोक चक्र मिला था। पहली भारतीय महिला जिन्हें अशोक चक्र मिला था, इनका नाम था निर्जा भनोट। क्या नाम था? निर्जा भनोट। याद कर दीजिएगा, पहली भारतीय महिला जिन्हें अशोक चक्र मिला था वो थी निर्जा भनोट। तो ये थे आपके कुछ इसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या पूछ रहा है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पड़ता है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा आपका? बेंगलुरु। और बेंगलुरु से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन लिखिएगा, या पहले तो इसका यही क्वेश्चन लिखिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय विज्ञान संस्थान की जो स्थापना है 1909 में हुई थी। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा कि स्पेस सिटी, बेंगलुरु का जिक्र हुआ, स्पेस सिटी के नाम से किसको जानते हैं? तो बेंगलुरु को बोलते हैं स्पेस सिटी। या अगर आपको बोले सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली अगर आपसे पूछे कि सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, सिलिकॉन वैली भी किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। आईटी सिटी, आईटी सिटी भी किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। और अगर पूछे भारत का बगीचा, भारत का बगीचा, तब भी आपका क्या रहेगा? भारत का बगीचा भी किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। और बेंगलुरु में ही आपने एक और क्वेश्चन नोट कर लेना, इसरो। इसरो कहाँ है आपका? बेंगलुरु में। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन बन गया आपके 5-6 क्वेश्चन बेंगलुरु से जुड़े क्वेश्चन है। और बेंगलुरु का जो स्थापना है, इसरो की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1969 में। ये नोट कर दीजिएगा, 15 अगस्त 1969 में किसकी स्थापना हुई थी? इसरो की। ये आपके बेंगलुरु के रिलेटेड क्वेश्चन बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है बेटा आपका? दुबई। नोट कर लेना, कहाँ पे आपका? दुबई है। और इससे पहले लंदन हुआ करता था, पर अब इसको वर्तमान में कहाँ बोलेंगे? अब इसको आप दुबई में बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 6, रामायण ग्रंथ, रामायण किताब किसने लिखी है? तो रामायण जो किताब है वो वाल्मीकि है। किसने लिखी है? वाल्मीकि ने। वेद व्यास की किताब है, आपको पता है। महाभारत लिखा है, महाभारत इनकी किताब है। भगवत गीता इनकी किताब है, भगवत गीता इनकी किताब है। ठीक है, ये किताब किसकी है? महाभारत, वेद व्यास की है। और महाभारत को एक और नाम से भी जानते हैं, पांचवा वेद बोलते हैं बेटा इसको, फिफ्थ वेद। पांचवा वेद किसे कहते हैं? महाभारत को। सबसे बड़ा महाकाव्य, कई बार ऐसे भी आता है, सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य। अगर ये पेपर में आए सबसे बड़ा महाकाव्य, तो भी क्या रहेगा आपका? महाभारत। ठीक है। और कई बार इसका ऐसे भी जिक्र होता है, महाभारत को किस नाम से जानते हैं? जय संहिता। जय संहिता भी नाम है इनका, किसका है? महाभारत का एक और नाम है जय संहिता। कालिदास का यहाँ पे जिक्र हुआ। कालिदास की किताब आपने बहुत सारी लिखी है, जैसे मेघदूत, मेघदूत इनकी बड़ी फेमस किताब है। अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, 5 किताब हमने पहले भी डिस्कस की थी। कालिदास की किताबें बहुत सारी है। और सूरदास की किताब है सुरसागर। कौन सी है? सुरसागर। ये किसकी किताब है? सूरदास की। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन बन गया आपके पास। तो क्वेश्चन हमारा था रामायण किसने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आया था, क्वेश्चन नंबर 7, हिमाचल प्रदेश की राजधानी वो कहाँ है? आपकी शिमला। क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और किसके बीच लड़ी गई थी? मराठा ने किसको पराजित किया था? तो ये क्या था बेटा? अहमद शाह अब्दाली को। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है 1761 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1761 में, थर्ड वॉर जो हुआ था। जबकि सेकंड आपको पता है, सेकंड कब हुआ था? 1556 में। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में, और पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, तो 3 पानीपत की लड़ाई हुई, कोई भी पेपर में आ सकती है। पहली बैटल कब हुई थी? 1526 में। ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। मुगल वंश की स्थापना हुई थी इस युद्ध के बाद। और दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा वॉर हुआ था बेटा 1761 में, जिसमें कि मराठों ने किसको हराया था? अहमद शाह अब्दाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो पूछा गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये स्लोगन किसका है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, इन क्वेश्चन से एक चीज का जरूर ध्यान देना, अगर यहाँ पे स्लोगन पूछा जा रहा है तो इसका मतलब स्लोगन वाला जो पॉइंट टॉपिक है आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्मी वालों के लिए। मतलब इसके रिलेटेड क्वेश्चन पे टारगेट करना, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पर ये आपको हिंट दे देगा किस तरह के क्वेश्चन मोस्टली आर्मी में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने स्लोगन दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भगत सिंह की बात करें, भगत सिंह का एक स्लोगन था, इंकलाब जिंदाबाद। ये किसका नारा है? भगत सिंह का। और भगत सिंह का अगर कोई और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है, इन्हें फांसी कब दी गई थी? ये क्वेश्चन बन सकता है। फांसी दी गई थी बेटा इन्हें कब? तो 23 मार्च 1931, ये वो डेट है जब फांसी दी गई थी। किसको? भगत सिंह को। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इनका स्लोगन पूछा जा सकता है, मोस्टली यही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। दादा भाई नौरोजी का अगर क्वेश्चन का जिक्र करें, दादा भाई नौरोजी का क्वेश्चन बन सकता है कि ये पहले भारतीय है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य बने थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, संसद में, ब्रिटिश संसद में क्या थे? ये सदस्य बने थे, पहले भारतीय है। इनका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी। सुभाष चंद्र बोस का भी एक स्लोगन बड़ा फेमस है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो इनका स्लोगन है, दिल्ली चलो भी इनका स्लोगन है। ठीक है, जय हिंद इनका स्लोगन है, जय हिंद। ठीक है, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सारे किसके स्लोगन थे बेटा? सुभाष चंद्र बोस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक किताब पूछिए पवित्र ग्रंथ गीता। तो अभी हमने डिस्कस किया था, ये थी किसकी? महर्षि वेद व्यास की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? ठीक है,
ये बोला कि भारत की तो है ही रुपया, पाकिस्तान की भी रुपया, श्रीलंका की भी रुपया है, तो बताइए इसके अलावा कौन सा एशियाई देश है? तो नेपाल। नेपाल की मुद्रा का नाम भी रुपया, नेपाली रुपया बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, अगले क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध स्लोगन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसकी रचना है? ये मोहम्मद इकबाल की है। किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर के अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या क्या क्वेश्चन अग्निवीर में पूछे जा सकते हैं, तो इनके 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इन्हें नोबेल प्राइज विनर है फर्स्ट, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और ये प्राइज इन्हें 1913 में मिला था, किस किताब के लिए? गीतांजलि। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा आपका, गीतांजलि किताब के लिए। दूसरा, इनको गुरुदेव कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? गुरुदेव बोलते हैं, या फिर विश्व कवि भी कहते हैं, ये भी आ सकता है पेपर में, विश्व कवि कहते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर का जो और क्वेश्चन बन सकता है, इनकी एक और किताब भी है बेटा इनको, अच्छा इन्होंने महात्मा गांधी को एक उपाधि दी थी, महात्मा, महात्मा की उपाधि, ये क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जयदेव का यहाँ जिक्र हुआ, जयदेव का एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, गीत गोविंद। गीत गोविंद एक किताब है बेटा, ये पूछी जा सकती है, आपको किसी भी पेपर में आ सकती है। गीत गोविंद किताब किसकी है? जयदेव की है। बंकिम चंद्र चटर्जी का बहुत फेमस किताब एक आनंद मठ, आनंद मठ, जो अभी आपको पता है पुलिस में भी आई थी, और यहाँ से हमारा राष्ट्रीय गीत भी लिया गया है। क्या लिया गया है? जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो इसी किताब से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और किस किताब से लिया गया है? आनंद मठ से। और ये पहली बार कब गाया गया था? ये गाया गया था 1896 में। ठीक, तो ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जरूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बेटा बाबर ने। अब बाबर के क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको पता है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, और इसने एक किताब लिखी थी बाबरनामा। बाबरनामा किताब जो कि पेपर में भी आती है, किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में किताब लिखी गई थी बाबरनामा। और इसके युद्ध आप लोग को पता है, इसके युद्ध कौन कौन से लड़े थे इसने? 1526 का युद्ध लड़ा, 1527 का युद्ध लड़ा, 1528 का युद्ध लड़ा, और 1529 का युद्ध लड़ा। ये इसने कितने युद्ध लड़े? जिसकी एक ट्रिक भी है, इसकी ट्रिक अगर आपने रखनी है, पानी पिया, पानी पिया, खाना खाया, खाना खाया, चाय पी, चाय पी, घर गया, और मर गया। तो आप यहाँ से ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। पानी पिया, पानीपत का युद्ध 1526। खाना खाया, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527। चाय पी, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1528। घर गया, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1529। और इनकी मृत्यु हुई थी 1530 में। तो आप ऐसे रख सकते हैं इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। तो रिलेटेड क्वेश्चन आपको सारे युद्ध पता हो जाएगा। पानीपत 1526, खानवा 1527, चंदेरी का 1528, घाघरा का युद्ध 1529, और 30 में क्या हो गई थी? मृत्यु। तो ये आपने बाबर के युद्ध भी नोट कर लेना। उसके अलावा अगला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में अकबर दिया था। अकबर आपको पता, अकबर के जो क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, दीन इलाही धर्म, दीन इलाही धर्म, दीन इलाही धर्म जो चलाया था, किसने चलाया था दीन धर्म? ये चलाया था अकबर ने। कब? 1582 में। ये नोट कर दीजिए। और जजिया कर, जजिया कर किसने समाप्त किया था? जजिया कर समाप्त किया था बेटा किसने? अकबर ने किया था। और कई बार इसका ऐसा था कि कौन सा राजा अनपढ़ था? तो अनपढ़ राजा कौन सा था आपके पास? अनपढ़ राजा था आपके पास अकबर। ठीक है। हुमायूं, हुमायूं का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हुमायूं ने भी बच्चा आपको पता है इसके 2 बारी इसने शासन किया था। एक बारी 40 तक किया था, और एक बारी फिर ये 54 से 55 तक रहा था हुमायूं।
तो इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते भी नहीं। कोई शक्तिशाली राजा, सबसे वीक राजा हुआ यहाँ का। औरंगजेब का क्वेश्चन बन सकता है, भारत में सबसे लंबे समय तक शासन किया, सबसे लंबे तक शासन करने वाला राजा इंडिया भारत पर किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। जिंदा पीर बोलते इसको, जिंदा, ठीक है, जिंदा पीर कहते हैं, ये नोट कर लेना। भारत में 49 वर्ष तक शासन करने वाला राजा, कितने साल शासन किया? 49 वर्ष। और जजिया कर फिर से लगाया, जजिया कर पुनः लगाया। तो ये रिलेटिव क्वेश्चन नोट कर लेना। आपके पास किसका है? औरंगजेब का। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य मंदिर कहाँ पे है? इसका जो ऑप्शन है, सूर्य मंदिर आपके पास कोणार्क में है, ठीक है। नरसिंह प्रथम ने बनाया था इसको। किसने बनाया था? नरसिंह प्रथम ने यह मंदिर बनाया था, काफी इंपॉर्टेंट है। और ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं इसको, ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। कौन सा मंदिर? कोणार्क मंदिर। अगर पूछे एग्जैक्ट कहाँ पड़ता है? पुरी, उड़ीसा में। कहाँ है? पुरी, उड़ीसा में मंदिर आपका कोणार्क मंदिर। तो इसका राइट आंसर है। मधुरै में आपका पता है मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर है आपके पास। कहाँ पे? ये मधुरै में मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 15। भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर की जो नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति। और इनकी जो न्यूनतम एज होती है वो कितनी होती है? 35 वर्ष। नोट कर देना, कितनी होती है? 35 वर्ष इनकी न्यूनतम एज होती है। चलिए अब आते हैं इसके बाद साइंस सेक्शन पे। अगला आपके पास साइंस सेक्शन है। साइंस सेक्शन में पहला क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है बेटा मीथेन होता है। इसका राइट आंसर करिएगा। मीथेन से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। मीथेन को मार्श गैस कहते हैं, मार्श गैस, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी ग्रीन हाउस गैस में आती है, इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन इसका फॉर्मूला अगर पेपर में आ गया CH4, ये था मीथेन गैस। ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2 है। इसकी खोज, ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने, प्रिस्टले ने इसकी खोज की थी, ये नोट कर दीजिएगा। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है? 21%। ये आपके रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे ऑक्सीजन के, ठीक है। नाइट्रोजन का जिक्र हुआ है तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, ठीक है। और यूरिया, एक और क्वेश्चन आता है आपके लिए, बहुत सारे पेपर में देखा मैंने। यूरिया में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है 46.6%। यूरिया में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है 46.6%। याद कर दीजिएगा। और इसकी जो खोज की थी वो डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। अच्छा, इसका एक और ऑप्शन दिया है यहाँ पे, हीलियम। हीलियम आपको पता है गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका बन सकता है। हल्की गैस में आती है भी, क्या आती है आपकी? हल्की गैस होती है। या इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है हीलियम गैस का, कि जो आपके पास गोताखोर है वो अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? तो जो गोताखोर अपने साथ ले जाते हैं ऑक्सीजन प्लस हीलियम। या ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ये नोट कर लेना, ये रिलेटेड क्वेश्चन बन, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ आपके पास। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्रण है? पीतल बना होता है कॉपर और जिंक का। इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बर्फ का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है? तो इसका होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो बर्फ पिघलती है। और इसमें एक चीज का ध्यान देना, जब बर्फ पिघलती है तो उसका क्या फर्क पड़ता है? देखो बेटा, अगर ये बर्फ है आपके पास, ये बोतल है, इसके अंदर अगर आपके पास बर्फ है, तो जब ये पिघल जाएगी तो पिघलने के बाद पानी का लेवल थोड़ा कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब बर्फ से पानी बनता है तो उसका जो आयतन है, क्या है? आयतन है, वो कम हो जाता है। आयतन कम हो जाता है पर घनत्व बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। इस तरह से समझिएगा इसको। अगर बर्फ, एक बोतल में एक बर्फ है, अगर आप उसको पिघला दोगे तो पानी बनेगा, तो पानी का लेवल है उससे क्या हो जाएगा? कम। इसका मतलब ये हुआ कि उसका आयतन क्या हो गया?
कम हो गया, बट उसका जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको नोट कर लेना। बर्फ का गलनांक बिंदु पूछा गया था 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संतरे में कौन सा विटामिन होता है? संतरे में विटामिन आपको पता है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है? विटामिन सी। विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला में होता है, उसके बाद ये नींबू में होता है, उसके बाद ये संतरे में पाया जाता है, और इसके बाद आप इसको खट्टे पदार्थ में लिख सकते हैं। खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? आपका विटामिन सी होता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसके टेक्निकल क्वेश्चन है, घाव भरने में सहायता करता है। घाव भरने में सहायता करता है कौन सा विटामिन? अगर ये पेपर में आए तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी करता है। और मानव मूत्र में भी कौन सा विटामिन होता है? तो आप बता सकते हैं विटामिन सी होता है। ठीक है, तो ये रिलेटेड क्वेश्चन हुए। फिलहाल क्वेश्चन था संतरे में कौन सा विटामिन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आया है आपके पास, मेंडलीफ आवर्त सारणी। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी वो प्राचीन आवर्त सारणी थी। ठीक है, प्राचीन आवर्त सारणी दी थी इसने। तो प्राचीन आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो पहला क्वेश्चन तो ये कि प्राचीन आवर्त सारणी किसने दी थी? मेंडलीफ ने। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इस पर जो एलिमेंट भरे जाते हो किस पर आधारित है? परमाणु चक्र, ये गलत है। परमाणु क्रमांक गलत है, क्योंकि परमाणु क्रमांक में एटॉम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो है। तो परमाणु आयतन, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है परमाणु भार। क्या है? परमाणु भार। और अगर आपसे कोई पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी कौन सी? आधुनिक आवर्त सारणी, नोट कर लेगा। आधुनिक आवर्त सारणी है वो जो भरी जाती है, उसमें एलिमेंट भरे जाते हैं, परमाणु क्रमांक के अनुसार भरे जाते हैं। और उसकी खोज किसने की थी? मोजले। मोजले ने की थी, नोट कर लेना। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दी थी। प्राचीन आवर्त सारणी मेंडलीफ के द्वारा दी गई थी। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट भरे जाते हैं परमाणु भार के अनुसार भरे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आप इससे एक और क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो और भी लिख दीजिएगा। अगर कोई पूछे परमाणु क्रमांक किसके द्वारा तय किया जाता है? परमाणु क्रमांक तय किया जाता है बेटा प्रोटॉन के द्वारा। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन दर्शाते हैं आपका परमाणु क्रमांक, जबकि परमाणु भार दर्शाया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएगा? आपका परमाणु भार। तो ये कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि परमाणु भार किससे बनता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन आपकी क्या शो करेंगे? परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, लेड पेंसिल बनाने में, लेड पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो लेड पेंसिल है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ग्रेफाइट। ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछे ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है, एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। जो क्या है? विद्युत की सुचालक है। नोट कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एकमात्र अधातु जो विद्युत की सुचालक है वो कौन सा? आपका ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की क्या बनी होती है? लेड पेंसिल। अच्छा, कई बार इसको ऐसे भी पूछते हैं कि लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी होती है? ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है आपका। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी होती है? तो नोट कर दीजिएगा, लेड पेंसिल में लेड की मात्रा 0% होती है। लेड होता ही नहीं इसमें। नाम लेड पेंसिल है और इसमें लेड की मात्रा 0 होती है। तो नोट कर दीजिएगा, लेड पेंसिल में लेड की मात्रा 0% होती है। बाकी यहाँ पे आपके ऑप्शन में जो था वो आपका ग्रेफाइट बना। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन की बात करें, अभ्रक, अभ्रक भात सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, अगर पूछे भात किस तत्वों का या किस खनिज का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो अभ्रक का करता है, माइका का करता है। कार्बन, कार्बन एक अधातु है, एक अधातु है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया है कि कार्बन क्या है? एक अधातु है जिसके बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन, बाहरी शेल कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। टेट्रा वैलेंसी होती है इसकी। तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीटेड है, किसी न किसी शिफ्ट में आया था कि कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4। इसीलिए जब भी आपको कार्बन मिलता है तो कार्बन कैसे मिलता है? टेट्रा बॉन्ड में मिलता है आपको। ठीक है, ये एक नॉन मेटल है बच्चा। रिलेटिव क्वेश्चन बता दी, कोयला, कोयला कार्बन का ही एक रूप होता है। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे फिर डिटेल में।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है। तो देखो, अगर तो यहाँ पे तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? किडनी। ठीक है, किडनियां करते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या करते हैं? फेफड़े। तीसरे नंबर पे क्या करता है? हार्ट। अगर यहाँ ऑप्शन में ऐसा होता है ये सभी, तो हमने ये सभी करना था, पर यहाँ पे ऑप्शन ये सभी नहीं है, तो हम पहले कहाँ जाएंगे? किडनी पे, उसके बाद कहाँ जाते हैं? लंग्स पे, और लास्ट में क्या रहता है? आपका हार्ट रहता है। तो फिलहाल आपका जो राइट आंसर है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? आपका किडनी में, वृक्क में होता है। ठीक है, और इसकी जो सबसे छोटी इकाई है, किडनी की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? सबसे छोटी इकाई जो पेपर में बन सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इसलिए किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या? नेफ्रॉन है, इसलिए किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। किडनी का जो वेट होता है, एक किडनी का जो वेट होता है लगभग 140 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, एक किडनी हमारी लगभग 140 ग्राम के बराबर होती है। ठीक है, और किडनी में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है कि डायलिसिस टेक्निक कहाँ यूज होती है? डायलिसिस टेक्निक किडनी में यूज होती है। अगर आपकी किडनियां प्रॉपर काम नहीं करती, तो यहाँ पे एक टेक्निक यूज की जाती है ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, जिसको बोलते हैं डायलिसिस टेक्निक। ठीक है, तो फिलहाल ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछ रहा है? आकाशीय पिंड को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? अगर आपने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखना है तो आप कौन सा? बायोस्कोप, दूरबीन, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। ठीक है, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऑप्शन से डिस्कस करें बेटा, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से आप छोटी छोटी चीजें देखते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स देखते हैं। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का यहाँ जिक्र हुआ है। पेरिस्कोप से क्या देखते हैं आप? पानी के अंदर की चीजों को अगर आपने देखना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप का। पानी के अंदर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप, और दूर की वस्तु को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दूरबीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लोहे के साथ किसका प्रयोग होता है? तो स्टेनलेस स्टील में मोस्टली जो यूज होती है बेटा वो क्रोमियम होती है। देख लीजिएगा, क्रोमियम। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? क्रोमियम। और क्रोमियम जो धातु, इसका प्रयोग एक और जगह भी यूज होता है, रॉड हीटर। ठीक है, हीटर का एलिमेंट, हीटर का जो एलिमेंट है आपके पास, हीटर का जो एलिमेंट है वो किसका बना होता है? सॉरी, वो क्रोमियम का नहीं, नाइक्रोम का होता है। सॉरी, इसको कैंसिल कर दीजिएगा। वो नाइक्रोम का बना होता है। ये क्रोमियम मेटल है, वो एक तरह का आपके पास क्या होता है? एलॉय होता है। चलिए, यहाँ एल्युमिनियम का जिक्र करते हैं। एल्युमिनियम का जिक्र हुआ यहाँ पे। एल्युमिनियम का आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला तो एक इसकी और पूछी जाती है बॉक्साइड, कि बॉक्साइड किसका और है? वेरी इंपॉर्टेंट, किसका है? एल्युमिनियम का। और धरती पर, धरती की सतह पे, धरती की सतह पे सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में धातु, धरती की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में जो धातु पाई जाती है एल्युमिनियम होती है, लगभग 8%। ठीक है, धातु की बात आए तो ध्यान दीजिएगा, अर्थ सरफेस पे सबसे अधिक मात्रा में जो मेटल होती है वो एल्युमिनियम होती है। जबकि अगर एलिमेंट की बात करें, तत्वों की बात करें, तो धरती की सतह पे सबसे अधिक मात्रा में तत्व ऑक्सीजन होता है आपका, 40% के करीब लगभग। ठीक है, तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन हीमोग्लोबिन में मौजूद होती है? देखो, इसमें आयन लिखा, अच्छा आयन है। आपने ध्यान देने से आयन को अगर आप काट दे, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो हमारे बॉडी में होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? सीधा सीधा ये क्वेश्चन है। तो हीमोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है वो कौन सी धातु होती है बेटा? लोहा होती है। और हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में यही धातु पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में अगर कभी पूछे कौन सी धातु होती है, सबसे अधिक मात्रा में जो धातु पाई जाती है मानव शरीर में, वो कौन सी होती है? आयरन। और अगर इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो एनीमिया बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया बीमारी। किसकी कमी से होती है?
लोहा तत्वों की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, या फिर बोल सकते हैं आप हीमोग्लोबिन की कमी से भी क्या होता है आपका एनीमिया। ठीक है, यहाँ पे जिक्र हुआ है ऑप्शन तांबा। तांबा से एक बीमारी होती है बेटा बिल्सन, नोट कर दीजिएगा। बिल्सन बीमारी, अगर पेपर में पूछे बिल्सन बीमारी किसकी वजह से होती है, तो तांबा की वजह से कौन सी बीमारी होती है, बिल्सन नामक डिजीज होती है। ठीक है, तो ये कॉपर है। नेक्स्ट पे आता है अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, किस विटामिन से हड्डियां मजबूत होती है, मजबूती मिलती है, तो कैल्शियम की वजह से हड्डियां क्या होती है हमारी स्ट्रांग होती है। और अगर पूछे, अच्छा सॉरी यहाँ पे तत्वों की बात नहीं है बेटा, अच्छा सॉरी यहाँ तत्व नहीं पूछ रहे, यहाँ पूछ रहे आपसे विटामिन। विटामिन में डी, विटामिन डी की वजह से हड्डियां मजबूत होती है। अगर तत्वों की बात करें तो ध्यान देना, तत्वों में क्या चाहिए होता है, हमें कैल्शियम चाहिए होता है, पर ये कार्बन ही है, इन्होंने अधूरा लिखा है, ये नहीं है एक्चुअल में, ये गलती हो जाएगा हमारा। फिर भी ये सी से क्या बन गया आपका कार्बन, कैल्शियम फिर भी नहीं बना। तो इसमें जो आप लिख सकते हैं विटामिन में जो हड्डियां मजबूत होती है वो कौन सी आपका विटामिन डी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या आता है, कैल्सी फेरॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन डी को कहते हैं। और ये कैसा है, सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, आपका विटामिन डी मिलता है। और इससे जो बीमारी होती है रिकेटस, रिकेटस जिसको सूखा रोग भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सूखा रोग भी कई बार पेपर में आता है। तो ये नोट कर लेना विटामिन डी के बारे में। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। हास्य गैस, हंसाने वाली गैस का जो रासायनिक सूत्र है N2O, क्या है N2O। इसको पढ़ते क्या है, नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं इसको बेटा, लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड। ये इसका आपका राइट आंसर होगा, हंसाने वाली गैस। और अगर पूछे आपसे इसका उल्टा आंसू गैस, ये बताइए आंसू गैस किसे कहते हैं, तो अमोनिया को बोलते हैं आंसू गैस। ठीक है, अमोनिया को क्या कहा जाता है, आंसू गैस कहते हैं। तो इसका रिलेटेड क्वेश्चन आप नोट कर लेना, आंसू गैस किसको बोलते हैं, अमोनिया को। और हंसाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका एक क्वेश्चन ये भी बोल सकते हैं, आप बना सकते हैं कि जो आपके पास बेहोशी के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का। ठीक है, इसका प्रयोग डॉक्टरी फील्ड में भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है। उत्कृष्ट गैस का मतलब है नोबेल गैस नहीं है। ठीक है, तो हीलियम आपको पता है नोबेल गैस में आती है। ऑक्सीजन ये नोबेल गैस नहीं है। आर्गन भी है, नियॉन भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उत्कृष्ट गैस नहीं हो आपका ऑक्सीजन। मैं आपको बता देता हूँ, जो नोबेल गैसेज है, ये जो नोबेल गैसेज है, हो सकता है पेपर में कुछ और पूछे, तो नोबेल गैसेज जो है बेटा वो ये होती है, हीलियम है, आपके पास आर्गन है, आपके पास नियॉन है, आपके पास क्रिप्टॉन है, आपके पास जिनॉन भी होती है, और एक आपके पास होती है रेडॉन। तो नोबेल गैसेस कितनी होती है, 6। हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, ये 6 नोबेल गैसेस होती हैं। इनकी खोज जो की थी, अगर आपसे कुछ और पूछ जाए तो इनकी खोज की थी, नोबेल गैस की खोज की विलियम रामसे। किसने की थी, विलियम रामसे, याद करिएगा विलियम रामसे। इसने खोज की थी किसकी, नोबेल गैस की। नोबेल गैस की खोज करने वाला जो था उसका नाम क्या था, विलियम रामसे। टोटल नोबेल गैसेस कितनी होती है, 6। इनमें से कभी पेपर में आ गया सबसे भारी नोबेल गैस कौन सी होती है, राइट डाउन करिएगा, रेडॉन सबसे भारी होती है। कैसे होती है, सबसे भारी नोबेल गैस कौन सी होती है आपकी, रेडॉन सबसे भारी होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जिक्र ये था कि उत्कृष्ट गैस कौन सी नहीं है, तो आपका ऑक्सीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, लास्ट सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साइंस का। बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है, किसकी रोकथाम के लिए, तो बीसीजी का टीका लगता है बेटा टीबी की रोकथाम के लिए। 2 साल के अंदर अंदर लगता है बीसीजी का टीका। और तपेदिक कहते हैं इसको, क्षय रोग भी कहते हैं,
और इसी बीमारी को टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ठीक है, बाकी मैं बता देता हूँ, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी में फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्या होता है बेटा, फेफड़े प्रभावित होता है। इसके लिए एक टेक्निक यूज करते हैं, डॉट्स। कई बार आ सकता है क्वेश्चन कि बताइए टीबी के इलाज के लिए कौन सी टेक्निक का यूज होता है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, डॉट्स टेक्निक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टीबी के टीके की खोज की थी बेटा, टीबी के टीके की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी, और रॉबर्ट कोच। टीबी के टीके की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। और ये जो बीमारी है जीवाणु की वजह से होती है। टीबी जो बीमारी किसकी वजह से होती है, जीवाणु की वजह से। और इसके जीवाणु का नाम है ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, एक और बनाना, टीबी डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च। टीबी का एक और क्वेश्चन बना देते हैं, टीबी डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन थे बेटा। अभी फिलहाल तो पेपर में क्वेश्चन ये था कि बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन हमने बना दिया। अगर इसके ऑप्शन से डिस्कस करें, डेंगू, सबको पता है डेंगू, डेंगू मच्छर के काटने से होता है और इससे क्या होती है, प्लेटलेट की संख्या घट जाती है। टाइफाइड, टाइफाइड जो बीमारी होती है आंत को प्रभावित करती है। ठीक है, और इसके लिए एक टेस्ट होता है विडाल, वेरी इंपॉर्टेंट। विडाल टेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है, टाइफाइड का पता लगाने के लिए। और ये दूषित पानी से फैलती, दूषित जल से होने वाली बीमारी है। कौन सी, आपकी टाइफाइड और हैजा। ऑप्शन एक और डिस्कस करें तो इसमें प्लेग का जिक्र हुआ। प्लेग आपको होता है काली मौत भी कहते हैं, काली मौत कहते हैं इसको। और ये चूहे से फैलती है। ठीक है, प्लेग को क्या बोलते हैं, काली मौत बोलते हैं, चूहे से फैलती है। तो इस तरह से याद कर लेना इसको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। एंड लास्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि सबसे भारी किरण कौन सी है, इनमें से सबसे भारी किरण कौन सी है। तो जो गामा रेज है बेटा सबसे ज्यादा भारी और पेनिट्रेटिंग होती है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, गामा। बीटा किरण, इनमें क्वेश्चन बन सकता है, बीटा किरण पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है, गामा किरण पे कौन सा चार्ज होता है, उदासीन, कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। नोट करिएगा, कोई आवेश नहीं है। एक्स किरण की खोज की थी डब्ल्यू रॉन्टेजन। ठीक है, डब्ल्यू रॉन्टेजन ने इसकी खोज की थी। अल्फा किरण के ऊपर जो चार्ज होता है हीलियम-2 पॉजिटिव। तो इनके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लिख देना। अल्फा किरण के ऊपर हीलियम-2 पॉजिटिवली चार्ज होता है। एक्स किरण की खोज डब्ल्यू रॉन्टेजन ने की थी, डब्ल्यू रॉन्टेजन ने। ठीक है, गामा रेज का कोई आवेश नहीं होता। और इसकी एक और खासियत होती है, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भेदन क्षमता किस किरण की होती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किस रेज की होती है, गामा रेज की होती है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी इसको इफेक्ट नहीं करती। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है आपकी गामा रेज की। तो ये 15 क्वेश्चन थे आपके किस सेक्शन के, साइंस सेक्शन के। ओके, अब मैथ सेक्शन देखते हैं बेटा आप लोग का ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपके पास मैथ्स में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपके पास, एक गांव में मेल और फीमेल का रेशो कितना है, 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष है, बताइए महिलाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, रेशो में क्या होता है, देखो ये मेल है और ये फीमेल का रेशो है 5:3। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि मेल कितने हैं, 800। अगर मेल की संख्या 800 है तो हमारे पास मेल का कितना रेशो है, 500। यानी ये वैल्यू किसके बराबर है, 800 के। तो अगर हम यहाँ से एक वैल्यू निकालें तो बेटा क्या कैसे निकलेगी, 800 को डिवाइड करिएगा किससे, 5 से, तो काट दीजिए, कितना आया 160। यानी ये हुआ कि अगर 5 वैल्यू 800 के बराबर है, 5 वैल्यू अगर 800 के बराबर है तो एक वैल्यू कितनी आएगी, 800/5 कितना बन गया, 160। और अगर एक वैल्यू 160 है तो बताइए 3 वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको पता है 3 वैल्यू बन जाएगी 3 गुना 160, तो ये बन जाएगा 0, 18, ये बन जाएगा 3 एकम 3, 480। तो यानी आपका जो राइट आंसर है वो क्या बन गया, डी ऑप्शन है बचा, 480। ठीक है, लास्ट में डी ऑप्शन। अच्छा, अब आपने आइंदा के लिए क्या ध्यान देना, हो सकता है कुछ और क्वेश्चन आए। अगर आपके पास रेशो गिवन है, अगर आपके पास रेशो गिवन है, अगर आपके पास लिखा होता कि टोटल वैल्यू 800 है,
टोटल वैल्यू कितनी 800। तो बच्चा अगर ये टोटल वैल्यू होती तो हम 5 + 3 क्या कर देते 8, तब हम ऐसे कर लेते। अगर ये बोलता कि भाई मेल और फीमेल में अंतर 800 का है, अगर ये ऐसे बोलता मेल और फीमेल में अंतर 800 का, तो मैं क्या करता 5 में से 3 गए 2, 2 वैल्यू क्या ले लेता 800, तब ऐसे करता। अगर बोलता कि प्रोडक्ट है तो मैं मल्टीप्लाई कर देता। फिलहाल इन्होंने अभी क्या बोला कि भाई मेल जो है वो 800 है। अगर मेल की वैल्यू 800 है तो हमारे पास मेल का रेशो कितना है 5, यानी 5 रेशो किसके बराबर है 800। एक वैल्यू निकाल दो, एक वैल्यू आने के बाद मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चनों पे भी यही तरीका लगाना। अगर आपके पास रेशो गिवन है तो आपने रेशो इस तरह से कर लेना सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ आपका। सेकंड देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक गोले की रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, बताइए संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता 4πr²। 4 की वैल्यू सेम रहेगी, पाई की वैल्यू 22/7 डलेगी, आर की वैल्यू त्रिज्या 7 है तो 7 × 7 डलेगी। ठीक है, ये बन गया। 7 से 7 कैंसिल हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 आएगा, और यहां से क्या बन रहा 7। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करूं मैं तो कितना आएगा 7×8 = 56, 5 बन गया, 7×8 = 61। तो ये बन गया बच्चा आपका राइट आंसर 616। तो यानी राइट आंसर क्या बन गया डी। ठीक है, ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगाई मैंने, सिर्फ रेडियस की वैल्यू पुट करिए फॉर्मूले में और आपका आंसर बन गया। तो यानी आपका जो फॉर्मूला इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये था कि फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है कि दो संख्याओं का योगफल 25 है, यानी a + b आपका कितना है 25 है, और उनका अंतर, अंतर मतलब इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो कितना है आपके पास 13 है। ठीक है, आपको बताना कि दोनों संख्याएं क्या होगी। तो पहला आप मुझे ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आए तो आप लोगों ने क्या करना, ऑप्शन का यूज करना। इन्होंने बोला दो संख्याओं का योग 25 है और अंतर कितना है 13 है। तो अगर हम ऑप्शन से देखें, 2 को प्लस करके 25 आना चाहिए, 25 आ रहा है, पर इनका डिफरेंस 13 का नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत। इनका प्लस करके 25 आ रहा है पर इनका डिफरेंस 13 का नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत। इनका प्लस करके 25 आ रहा है पर इनका डिफरेंस 13 का नहीं है, ये भी क्या हो गया गलत। और अगर आप लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनको प्लस करके कितना आ रहा है 25, और अगर इसका डिफरेंस देखें तो कितना 13, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये आपका सही है। तो इसका मतलब ये इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वो क्या बनेगा डी 19,6। प्लस करके आपका 25 आ रहा है और इनका जो डिफरेंस है वो कितना बन रहा है आपका 13 बन रहा, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इन्होंने पूछा कि बताइए इस नंबर का एलसीएम क्या होगा। हर बच्चा जानता है एलसीएम कैसे करते हैं। एलसीएम को आपने इस तरह से देना है, ठीक है, इस तरह से एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये आपका एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम के लिए अगर मान लो मैं आपको एचसीएफ भी सिखाऊं इसी क्वेश्चन में, तो एचसीएफ के लिए पता क्या करते हैं, ऐसा नंबर ढूंढते बेटा जो इन सबको डिवाइड कर दे। इसी में मैं आपको एचसीएफ भी सिखा रहा हूँ। तो अगर आपसे एचसीएफ पूछा था इसी क्वेश्चन का, तो हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर देखते जो इन सबको डिवाइड कर रहा है, पर ऐसा कोई नंबर हमें मिल नहीं रहा जो सबको डिवाइड करता। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ कितना आना था 1 आना था। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर इस सबको डिवाइड नहीं करता, सब में कॉमन नंबर नहीं है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का अगर कभी एचसीएफ पूछा होता तो आपका आंसर क्या होता 1 होता। फिलहाल अभी एलसीएम पूछा है तो आपने तब तक देते रहना भाग जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाए। तो पहले 2 से दे दीजिए, 4 आएगा, 5 आएगा, 15 एज इट इज आएगा। जो नहीं करता उसको सेम लाना होता नीचे। ठीक है बेटा, इसको 8 से करिएगा, इसको 10 से। तो पहले 2 से डिवाइड हो गया, फिर 2 से करिएगा, ये आपके पास कितना बनेगा 2, ये सेम आएगा, ये 15 सेम आएगा 4, और ये कितना आएगा 5। फिर 2 से दीजिएगा 1 5 15 2 और ये 5। फिर 2 से दीजिएगा 5 15 1 और 5। फिर 5 से दीजिएगा 3 1 और 1, और लास्ट में किसी दीजिएगा 3 से। तो आपका जो आंसर है कितना बन जाएगा बेटा 1 1 आ गया।
तो चेक करिए, 5 3 15 इंटू 2 30 30 प्लस इंटू 2 60 60 इंटू 2 120 120 इंटू 2 यानी 240, ये आपका राइट आंसर है। तो आप एक ही क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम बता सकते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है वो नंबर जो सबको डिवाइड कर दे, ठीक है। एलसीएम तब तक करते रहिएगा जब तक नीचे आपका क्या नहीं आ जाए, 1 1 नहीं आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, राम एक काम को 10 दिन में करता है। राम है वो किसी काम को 10 दिन में करता है। मोहन उसी काम को 15 दिन में करता है। मोहन कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ये टाइम दिया है, बोलता है दोनों मिलकर काम करे, काम कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है। आप लोगों को सबको कराया गया है कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। हम इस वर्क एंड टाइम क्वेश्चन को कैसे करते थे, पहले एलसीएम लेते हैं, तो ये आएगा कितना आपका 30, यानी हमारे पास जो वर्क है वो कितना आ गया 30। अब हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, क्षमता निकालेंगे। 30 डिवाइड बाय 10 तो कितना आएगा 3, 30 डिवाइड बाय 15 तो कितना आएगा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे कि अगर राम और मोहन दोनों काम करें, राम और मोहन अगर दोनों साथ काम करें, तो आप ऐसे समझिए इन्हें 30 ईंटें लानी है, और ये दिन में लाता है 3 ईंटें और ये दिन में लाता 2 ईंटें, तो दोनों की ईंटें एक दिन में कितनी आएगी 5, और 30 ईंटें लानी होती है, तो टोटल 30 ईंटें लानी होती है बेटा। दिन की ये 5 लाते, तो इन्हें कितने दिन लगेंगे 6 दिन। तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना बनेगा 6 दिन, ठीक है। क्षमता का मतलब होता है एक दिन की कैपेसिटी, यानी एक दिन में कितनी ईंटें लाते हैं, तो ये 3 लाता, ये 2 लाता, तो दिन में आ गई 5 ईंटें। 30 ईंटें लाने के लिए कितने दिन लगेंगे 6 दिन। तो यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हुआ, 5th। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है कि 10%, 20%, 30% की क्रमागत छूट दी गई, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, बताइए इसका एकल छूट किसके बराबर होगी। आपने क्या करना, अगर कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया जाए तो इसका एक ट्रिक होता है। अगर आप ट्रिक से करना चाहो तो ये ट्रिक है इसका, ठीक है। ये सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का ट्रिक है, और आप ये जो फॉर्मूला ही सिर्फ 2 वैल्यू में लगा सकते, तो एक काम करिए पहले इन 2 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल देते हैं, 10% और 20% का। तो देखिए जरा क्या बनेगा, ए की वैल्यू 10 डलेगी, बी की वैल्यू 20, फिर 10 इंटू 20 बटे में क्या आएगा 100। अगर मैं 2 0 काट दूं तो कितना बनेगा 30 माइनस 2 यानी 28%। तो हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट जो आया 2 नंबर का वो कितना आया 28, जबकि इन्होंने पूछा 3 का। तो हम ये नंबर लेके चलेंगे इसके साथ, फिर लगाएंगे वही फॉर्मूला। तो हमारे पास फिर से क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 30 प्लस 28 माइनस 30 इंटू 28 अपॉन में क्या बनेगा 100। ये हमारे पास 58 आ जाएगा, 0 से 0 करके ये 84 बन गया, और नीचे 0 लगा तो पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। 28 इंटू 3 करेंगे 84 आएगा बच्चा, बटे में 10 था बच रहा था, इसका मैंने पॉइंट लगा दिया, तो 8 पॉइंट कितना आ गया 0। जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो 49.6% आएगा। ये आपका राइट आंसर है। तो यानी ए ऑप्शन आपका क्या बन गया, इसका करेक्ट बन गया, ठीक है। अच्छा, पॉइंट जिनको माइनस करना नहीं आता, 58 में से 8.4 लेस करोगे तो कैसे करते हैं, 58 पॉइंट ऐसे करिएगा, 8.4 लेस करिएगा तो इस तरह से कितना आएगा बेटा 6, कितना बन जाएगा आपके पास 7, कितना बन गया 9, और ये क्या बन गया 4। इस तरह से माइनस करते हैं बच्चा आपका पॉइंट वाला नंबर। अगर इस पे पॉइंट नहीं है तो आप इसके लास्ट में पॉइंट लगा के पीछे 0 पुट कर दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लो और माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से सक्सेसिव डिस्काउंट निकाला जाता है। तो इसका जो मैन है, हो सकता है अगले पेपर में आपके पास 2 नंबर के आने के चांसेस ज्यादा है, इसमें 2 नंबर के आने के चांसेस ज्यादा, 2 नंबर दिए होंगे उसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाले, वो आना चाहिए। 3 का केस भी आ सकता है, पर 2 में मोस्टली पूछा जाता है, और 2 के लिए सिर्फ जस्ट वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट था, और मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया। 2 नंबर आएंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, 3 आएंगे तब भी यही लगाना, 2 को सॉल्व करके जो नंबर आएगा वो तीसरे के लिए चलना है, लेके चलना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। बोलता है कि 12 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 10 वर्ष है। देखिए 12 लड़के हैं, औसत आयु 10 वर्ष है। औसत आयु 10 वर्ष का मतलब हर एक लड़का 10-10 साल का है।
तो अगर हर एक लड़का 10-10 साल का हुए तो 12 लड़के 10 साल के हुए तो किस हिसाब से चलते रहेंगे बेटा, 120। टोटल कितना बन गया, 120। औसत का मतलब होता है हर एक बच्चा 10-10 साल का है अगर, तो 12 बच्चे की टोटल एज कितनी होगी, 120। अब बोला है कि उनमें से 11 लड़के जो थे उनकी औसत आयु 9 थी। 11 की औसत आयु अगर 9 थी तो 11 9 99, यानी उनके 11 का एज का सम कितना बना, 99। तो सोचो अगर 11 बच्चों की एज 99 है सबको मिला के, और 12 को मिला के 120 है, तो अगर मैं 12 से ये 11 बच्चों की एज माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 12 लड़का कितने साल का है। तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 1, ये आ जाएगा आपके पास 11 to 20। इसका मतलब आपका ये है कि जो 12वां लड़का है उसकी एज कितनी है बेटा, 21। ठीक है, तो औसत के क्वेश्चन इस तरह से करना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं अग्निवीर में। 12 बच्चों की औसत आयु 10, यानी 12 बच्चे अगर 10-10 साल के हुए तो टोटल एज बन गई 120। फिर बोल रहा है 11 लड़कों की औसत आयु 9, अगर 11 लड़के 9-9 साल के हुए तो 11 लड़कों की एज कितनी बन गई, 99। तो अगर मैं 12 लड़कों की एज में से 11 लड़कों की एज माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 12 लड़के की एज कितनी है, 21। इस तरीके से अगर मान लो पेपर में ऐसा होता कि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, यहां लिखा होता कि 14 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 14 गुणा 9 करना था, नंबर आना था, फिर माइनस करना था। तो जो आपका एज आनी थी बेटा वो 1 की नहीं थी, फिर क्योंकि 2 क्यों नहीं थी, वो 12 के बाद 14 था ना, तो उसको डिवाइड करना था फिर किससे, 2 से। यानी अगर 2 लड़के और आए, अगर इनके बीच डिफरेंस 2 का है तो डिवाइड करेगा इसको 2 से, अगर 3 का डिफरेंस है तो डिवाइड करेगा 3 से। उस तरह से आपको हर एक बच्चे की एज पता चल जाएगी। ठीक है, तो कैसे, अभी फिलहाल एक लड़का का डिफरेंस है यहाँ पे, तो इसीलिए नंबर जो आएगा वो एक ही लड़के की आएगी। अगर यहाँ 2 लड़के का गैप होता कि मान लो बोलते 12 लड़कों की औसत इतनी, 2 लड़के और आ गए, और 2 लड़के और आने से क्या होगा कि जो आप डिफरेंस लेके चलेंगे वो जो एज का डिफरेंस आएगा वो 1 का नहीं होगा, कितने का होगा, 2 का। तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 2 से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, फिर से आपका एरिया का क्वेश्चन आया है कि एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई देखो, आयताकार मैदान ऐसा होता है, ये आयताकार मैदान है, लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर है, परिमाप बताओ। तो सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है ये होता है 2 टाइम L प्लस बी। तो अब आपको पता 2 रहेगा सेम, L और B को प्लस करिए तो कितना बन गया, 50। कितना बन गया, 50 को 2 से गुणा कर दीजिए 100, तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना बन गया, 100 मीटर। फॉर्मूला क्या था, 2 टाइम L प्लस बी। L आपके पास गिवन है, B आपके पास गिवन है, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। अगर एरिया पूछते तो फॉर्मूला बदल जाएगा, L इंटू बी करते तो 30 गुणा 20 कर देना, 600 आंसर आना था। ठीक, तो फिलहाल ये था क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है आपके पास कि 21 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया था घनमूल निकालने का, अगर याद होगा, सब बच्चों को शॉर्टकट ट्रिक बताया और 5 सेकंड के अंदर आपका घनमूल निकल जाता है। घनमूल में कितने नंबर छोड़ते हैं, 3, तो जो नंबर बचता 2 वो देखा जाता किसके बीच आता, 2, 1 और 2 के बीच। ठीक है, 1 और 2 के बीच आता, उनमें से छोटा नंबर क्या लिखते हैं, 1 आगे लिखा है, और लास्ट में देखना आपका 7, तो यूनिट 7 डिजिट किस में आती थी, 3 में, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा। तो इसका मतलब आपका जो घनमूल है कितना आया बेटा, 13। ठीक है, पर ये आपको सबको समझ नहीं आया होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने सीधा इसका शॉर्टकट बताया है। इसका मैं आपको चलो बता देता हूँ यहीं पे पूरा कंसेप्ट, घनमूल का मैं आपको पूरा कंसेप्ट यहाँ सिखा देते हैं। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का कितना आएगा, 1000। अगर आपको ये याद है तो किसी का भी आप क्यूब रूट क्या निकाल सकते हैं, शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी दे देते, मान लो रेंडमली एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, मैं बोल दूं 5 6 8 9 2 का क्यूब रूट बताइए। ठीक है,
तो आपने क्या करना, ध्यान देना, अगर आपने ध्यान से देखोगे तो आपका पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा क्यूब रूट यहीं पे। आपने 3 नंबर छोड़ने स्टार्टिंग के, ठीक है, छोड़ दीजिए। कितना नंबर बचा 56, इसको आगे लिखिएगा 50, जितने भी 2 नंबर बचे 2 लिखो, 3 नंबर बचे 3 लिखो, 1 नंबर बचे 1 नंबर आगे लिखो, 3 नंबर छोड़कर जितने भी नंबर बचे आगे लिख दिया करो। फिर ये नंबर चेक करो, ये नंबर यहाँ किसके बीच आता है 56, 3 और 4, एक साइड 3 एक साइड 4, ठीक है। फिर क्या करना, इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा उसको आगे लिखा जाता है। इन दोनों में से छोटा नंबर कितना है 3, 3 मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। फिर क्या किया, यहां तक आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब क्या करते हैं कि जो लास्ट के आपने 3 नंबर छोड़े थे उसका यूनिट डिजिट देखिए कितना है 2। तो अगर यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ चेक करिएगा कि 2 किस में आता है, यूनिट डिजिट 2 किस पे आता है बेटा 8 पे। यहाँ क्या लिखा जाएगा 8, ये आपका राइट आंसर होगा। तो मतलब क्यूब रूट अगर निकालना है, ध्यान देना इस पे, एक चीज का ध्यान देना, अगर आप 38 को 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो मोबाइल पे आप कोई भी अपनी मर्जी से एक नंबर लेना, कोई भी मोबाइल नंबर, अपने मोबाइल पे एक नंबर लेना, उसको 3 बारी गुणा कर देना, जैसे 78 इंटू 78 इंटू 78, ठीक है। फिर आपके पास एक स्क्रीन पे नंबर आएगा, उस स्क्रीन के नंबर को यहाँ लिख देना। फिर आप इस तरीके से सॉल्व करना, एग्जैक्ट वही नंबर वापस आएगा, ये गारंटीड है आपका, फिर उसी तरीके से निकलेगा। ये इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने रेंडमली अपनी मर्जी से नंबर दिया है, मेथड समझाने के लिए आपको कि कैसे निकालते हैं क्यूब रूट्स, ठीक है। और ये बेस्ट तरीका बेटा क्यूब रूट निकालने का, विद इन मैं बोलता हूँ 15 से 20 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आया हो। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, क्या करते हैं, यहाँ कोई एक नंबर दिया होगा, बड़ा छोटा कुछ भी दिया होगा, आपने 3 नंबर छोड़ने हैं यहाँ से, ठीक है। तो जो नंबर आएगा वो आगे लिख दिया, एक आएगा, 2 नंबर आएंगे, 3 नंबर आगे लिख दिया। ये नंबर यहाँ किसके बीच आए वो 2 नंबर देख लो, यहाँ 56 आया है, 56 यहाँ होता 3 और 4, इनमें से हमेशा आप छोटा नंबर आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3। फिर ये 8 कहां से आया, जो आपने 3 नंबर छोड़े थे उसका यूनिट डिजिट देखिए कितना है 2। फिर यहाँ चेक करिए 2 किस में आता है 8 में, तो यहाँ क्या लिख दीजिए 8। अगर यहाँ 6 होता तो 6 डिजिट किस में आ रहा है 6 में, तो यहाँ मैं 6 लिख देता। अगर यहाँ 7 होता तो मैं 7 किस पाता 3 पे, तो यहाँ 3 लिख देते। इस तरह से आपका पूरा घनमूल क्या हो जाएगा। बाकी आप लोग को पहले कराया बच्चा, जो एकेडमी के बच्चे उन सबको आता होगा, ये बहुत ईजी है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक था आपके पास किसका, क्यूब रूट का। और अगर किसी बच्चे को लग रहा कि सर मेरे पास शॉर्टकट नहीं है, मुझे नहीं आता शॉर्टकट इसका, तो आप लोग एक काम करेगा कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिए है उनको 3 बारी मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई करके ये दे देगा वो आपका राइट आंसर। तो जैसे हर एक नंबर को 3 बारी मल्टीप्लाई करना, जिससे ये नंबर बनेगा वो आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो ये एक तरीका ये है आपका, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है, 18,440 का 15% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। देखिए आप मुझे ये बताओ 15% की दर से 4 साल का ब्याज कितना बनता है। एक साल का अगर 15% है बेटा, तो 2 साल का कितना बनेगा 30, 3 का क्या बनेगा 45, 4 का क्या बनेगा 20, सॉरी 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 4 वर्ष के लिए 15% के हिसाब से ब्याज लेता तो कितना बनेगा मेरा ब्याज 4 साल के लिए, 15 चौके 60, यानी 60%। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप क्या करो, 18,440 का ब्याज निकालना है आपको, कितना बन रहा है ब्याज 15% के हिसाब से 4 साल का ब्याज, 15% के हिसाब से 4 साल का ब्याज, 15 चौके 60% बनता है। तो निकाल दीजिए 60%, 60 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आंसर है। मल्टीप्लाई करिए तो 6 चौके 24, कैरी 2 आ गई, 6 चौके 24 और 2 26, कैरी फिर 2 आ गई, 8 छः के 48 और 2 50, 5 आ गए, 6 कम 6 और 5 11, यानी आपका जो राइट आंसर बनेगा बेटा 11,064। तो इसका राइट आंसर क्या आपका डी, ठीक है। आपने फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं यूज करने, सिंपल तरीके से निकालिए, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। 15% के हिसाब से 4 साल का ब्याज 60% बनता है, इसका 60% निकालो, ये आपका आंसर है, ठीक है। लॉजिक से निकालिएगा, फॉर्मूले का कम से कम यूज करिएगा बेटा, जितना कम से कम यूज हो सके उतना करिएगा, बाकी लॉजिक से निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 11 है, महत्व समावर्तक बताइए, महत्व समावर्तक का HCF।
तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो इन सब में क्या हो बेटा, कॉमन हो, यानी इन सब को डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर बताना सबसे बड़ा नंबर। देखो 3 सबको काट रहा है तो 3 भी हो सकता है, 6 नहीं काटा बचा, इसका मतलब क्लियर एक ही नंबर है जो इन सबको काट रहा है, इन सबको डिवाइड कर रहा है, वो कौन सा नंबर है, 3। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या बन गया, एचसीएफ का मतलब होता है ऐसा नंबर जो इन नंबर को डिवाइड करे, पूरी तरह से डिवाइड करे और सबसे बड़ा नंबर हो। तो इन सबको जो डिवाइड कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, 3। देख लीजिए 4 12 5 15 6 18 7 21, 3 सबको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या बोलता है कि एक कैंटीन है, उसमें एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले चाहिए। देखो एक सप्ताह के लिए यानी एक वीक के कितने केले लगते हैं, 28 दर्जन, दर्जन में कितने केले होते हैं, 12। तो आप बोल सकते हैं इतने केले चाहिए होते हैं। एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले चाहिए और एक दर्जन केले के, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले। तो आप बोल सकते हैं इतने केले चाहिए एक सप्ताह के लिए। और ये बोला कि बताओ 47 दिन में कितने केले चाहिए। तो बड़ा इजी क्वेश्चन, आप ये बताओ एक वीक में कितने चाहिए आपको, इतने केले। तो वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो अगर मैं दिन बनाऊं तो ये ऐसे बनेंगे, 28 गुना 12 केले, इतने केले चाहिए, बात तो वही है। मैंने 7, एक वीक का क्या बना दिया, 7 दिन। अगर मैं सामने सामने काट दूं 7 चौके 28, यानी एक दिन में कितने केले चाहिए, 12 चौके 48। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में जो केले चाहिए वो कितने चाहिए, 48। एक सप्ताह में इतने केले चाहिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो मैंने 7 दिन लिखा, बाकी सेम कर दिया, 7 चौके 28। तो इसका मतलब ये हुआ एक दिन में इतने केले चाहिए। और अगर एक दिन के लिए बेटा इतने केले लगते हैं, 48 केले अगर एक दिन में लगते हैं, तो बताओ 47 दिन के लिए कितने केले चाहिए। तो आप बताइए ना, 47 दिन के केले कितने लगेंगे, क्या बनेगा, 48 गुणा 47, 48 गुणा 47। और आई थिंक कितना बना था, आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा, कितना बन रहा था, 22। तो इसका राइट आंसर आपका क्या बन रहा था बच्चा, बी बन रहा था, यानी 22 का राइट आंसर। क्लियर है, आप मल्टीप्लाई कर देना तो इसका जो राइट आंसर है क्या बनेगा, 22 56। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है कि दिए गए विकल्प में से बताइए खाली स्थान पर क्या आएगा, यानी यहाँ नंबर क्या बनेगा। तो मोस्टली इस क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो सीरीज से करते हैं सारे बच्चे इसको। तो पहले सीरीज ढूंढते हैं, कितने के बन रही, 2 की, फिर कितने की बन रही, 2 की, फिर कितने की, 2 की, तो आगे भी 2 की बनेगी, तो कितना आएगा, 47, यानी ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था इसमें, और कुछ क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं बेटा आपके पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 से भाग होती है। किससे डिवाइड होती है, 17 से। तो इसमें आप ऐसे करिएगा, पहले ऑप्शन से देख लेते हैं, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं, तो ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जिक्र हो रहा है, तो ये संख्या 5 अंकों की है ही नहीं, ये 4 ही अंकों की, तो काट ही दीजिए, ये तो ऐसे भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब रही बात इनमें से पूछी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या की बात करें तो इनमें से बड़ी संख्या से शुरुआत करेंगे कि बड़ी संख्या काट रहे हैं, और इसका आप शॉर्टकट कुछ नहीं, कि डिवाइड करिएगा। ठीक है, सिंपली किसे करना बेटा, डिवाइड। तो अगर हम इसको देखेंगे, इसको हाँ बड़ी संख्या से यहां से शुरुआत करें, 9 तो ये तो शायद मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि पूरे के पूरे 9 के डिवीजन 17 से तो नहीं बनेगा। इसको ट्राई करिएगा पहले एक बारी, बाकी देख लेना आप लोग पहले किससे जा रहा है, 9994 कर दीजिएगा भाग, किससे बनाइए पहले आपके पास, 6 से दीजिएगा, 7 6 के 42, कितना बन गया, 4 6 कम 6 4 10, सॉरी ज्यादा बन गया, 5 से ज्यादा, 7 5 35, 3 आगे बन, ये बन गया आपके पास 85। कितना बन रहा है आपके पास, ये बना 4, ये बन गया आपके पास 1। ठीक है, तो अगला बन जाएगा ऊपर से आपका कितना आ जाएगा, 9। अब कर दीजिएगा फिर से आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 17 आ रहा है, तो किससे बन रहा है, एक बार 8 से देख लीजिए, 8 7 56, कितना बन गया बेटा, 5 8 एकम 8 5 13, कर लीजिएगा लेस, कितना आ रहा है, 3 1 13 बन गया, ऊपर से फिर कितना आ गया, 9।
फिर चेक करिएगा कितना बन रहा है ये आपके पास, ये बनेगा। फिर 8 से देख लीजिएगा, 8 7 56, 5 आ गया, वही बटा जो ऊपर भी आ रहा था 136। कितना बना फिर 3, और ऊपर से कितना आ गया आपका 4। तो इसका मतलब ये 2 से पूरा ही कट गया। ये मतलब कंफर्म हो गया कि ये नंबर आपका कट रहा है बच्चा। ठीक है, तो आपने भाग देना, अगर मान लो ये नहीं कटता तो आप इस पे ट्राई कर लेते हैं, इस पे ट्राई कर लेते, क्योंकि 9 9 थे ना बेटा, 9 9 की डिविजिबिलिटी नहीं होती, सारा कभी 9 9 नंबर को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता। तो ये ऐसे भी कट जाएगा, ये तो ऐसे भी बाहर था, पर इन दो में से फिर भी आपके पास कोई एक हो सकता था। तो बाकी इसका एक ही तरीका रखना याद कि अगर पेपर में कंफ्यूज हो रहे तो आराम से डिवाइड करिएगा, डिवाइड से जो नंबर कट रहा होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसकी एक भुजा 12, अगर एक भुजा 12 तो तीनों भुजाएं 12 12 ही होगी। एरिया बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो अगर यहां से देखिए हम √3 रहेगा सेम, 4 रहेगा सेम, भुजा का स्क्वायर 12 गुना 12, काट दीजिएगा 3 से, 12 3 36, 36√3। तो चेक करिए कि इसमें ऑप्शन होगा, ये सी आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 ए का स्क्वायर, √3/4 एज इट इज, ए का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12, 4 से काटोगे 4 12, 3 गुना 12 36√3। ऐसी गलती मत करना कि तुम 36 गुना 3 करने लग जाओ बेटा। देखो एक नंबर अगर बिना रूट का है और एक नंबर रूट में, तो वो नंबर कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो 36√3 है। तो ये आपके पास मैथ्स के थे, कितने क्वेश्चन आपके 15 थे। इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। अगर आपको यहाँ इस तरह का क्वेश्चन आया तो इसी तरह के और क्वेश्चन भी वहां पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगला आपके पास है जीके सेक्शन रीजनिंग का। और रीजनिंग में क्या बोल रहा है कि राम एक जगह से ए से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। देखिए नॉर्थ ये है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये क्या है साउथ है। हुआ क्या कि ए है वो 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, तो लो ले जाते हैं 5 किलोमीटर नॉर्थ। फिर लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट बटा इधर को होगा, जब कोई ऊपर जा रहा हो तो लेफ्ट इस साइड होता है, ये लेफ्ट टर्न ले लिया, कितने किलोमीटर का 3। फिर राइट टर्न लिया 2 किलोमीटर का, यहां से जब इधर को आ रहा था तो सबको पता जो बच्चा इधर को आ रहा था उसका राइट हैंड ऊपरली साइड चला जाता है, तो राइट टर्न लिया कितने किलोमीटर का 2 का। फिर क्या हुआ उसके बाद, फिर उसने राइट टर्न लिया 3 किलोमीटर का, जब ऊपर को जा रहा राइट पल्ली साइड आ जाता 3 किलोमीटर का, ये भी 3 ही था, तो 3 किलोमीटर मतलब एग्जैक्ट यहाँ आएगा ऊपर। ठीक है, ये भी 3 किलोमीटर का राइट टर्न हो गया। चल के दूसरे स्थान बी पर पहुंचता, तो अब इसको क्या स्थान दे दिया, बी दे दिया, और जहां से चला था वो क्या था ए। तो बताइए यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है। तो आपको बताइए यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ 2 है बेटा, ये 2 है और ये क्या है 5 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना बना। तो आप बोल सकते हैं 5 ये है, 2 ये, 5 और 2 7। तो आपका राइट आंसर है 7 किलोमीटर। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। और अब ये है किस दिशा में, तो घर से ये बच्चा नॉर्थ में है, और अगर पूछे किस दिशा में जा रहा है तो जा किस दिशा में रहा है, ये ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोलता है कि बताइए एक सीरीज है, इसमें आगे वाला नंबर क्या आएगा। 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या बनेगा आपके पास, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते। देखिए एक लड़की है, वो क्या करे, एक लड़के का परिचय करा रही, लड़के के लिए प्लस आता है और फीमेल के लिए क्या आता है माइनस आता है। क्या बोला है इसके बारे में बेटा, बोल रही है लड़की, बोले क्या, बोले कि ये वाला मेरे चाचा, मेरे चाचा का मतलब इसका जो पापा होगा, फादर होगा, उसका जो भाई होगा, ठीक है, उसका भाई एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पिता का जो भाई होगा यानी चाचा लगेगा इसका, चाचा के पिता, चाचा के पिता। ठीक है, चाचा के पिता मतलब इसके चाचा का जो पिता होगा उसके पापा का भी क्या होगा, पिता होगा। तो चाचा के पिता की बेटी, चाचा के पिता की बेटी, इसके पिता की बेटी का मतलब इनके क्या हो गया, बहन होगी।
ठीक है, बहन ले वाई ले लेते हैं, बहन होगी इनकी। पिता की बेटी का बेटा है, बेटी का क्या है, बेटा है। अब सोचिए इनका आपस में क्या रिलेशन होगा। तो देखो ये जो है ये किसका बेटा हुआ, ये बेटा हुआ जो इसके पापा है, ठीक है, इसके जो पापा है उसकी बहन है उसका बेटा है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं जो लड़की का पिता है ना उसकी बहन है उसका बेटा है ये। तो बताओ ये आपस में क्या हुए, तो आपको बताएं इनके बीच का रिलेशन अगर आप ऑप्शन से जाना चाहोगे, भतीजा तो नहीं होगा, सेम जनरेशन में नहीं होता, भाई इसका राइट आंसर होगा, चाचा नहीं होगा, दामाद नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो क्या बनेगा, भाई, ठीक है। बड़ा क्लियर सा था। क्या बोला है कि एक लड़की इस लड़के के बारे में बोली है कि वह लड़का मेरे चाचा, मेरे चाचा मतलब इसका जो पापा होगा उसका भाई होगा तो उसका क्या लगेगा, चाचा लगेगा, कि वो लड़का है मेरे चाचा के पिता, मेरे चाचा के पिता मतलब इसके पापा का जो पिता है उसकी एक बेटी का बेटा है, इसकी बेटी का बेटा मतलब इसके पापा की जो बहन है उसका बेटा है, यानी इसके पापा की जो बहन है उसका बेटा है, तो ये आपस में क्या लगे, भाई बहन लगे, तो क्या आंसर बनेगा, भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे एक सीरीज निकालनी है आपको। देखो डी कितने पे आता है 4, के कितने पे आता है, के आता है आपके पास 11, वाई 25 और एफ 6 10 23, फिर 8 9 21, फिर आएगा 10 8 और 19। ये बच्चा इनकी सीरीज है। तो चेक कर लीजिएगा इनके बीच क्या सीरीज बनी, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, 12 पे क्या आएगा, एल, एल के सॉरी 13 पे आएगा, के कितने पे आता है 13 पे, फिर सॉरी जे, हाँ ठीक है जे के सॉरी 11 पे ही बता है। 11 के बाद कितना 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 पे क्या आएगा जी, फिर 25 के बाद 23 2 का लेस, फिर 21 फिर 2 लेस, फिर 19 फिर 2 लेस, 2 लेस करिए 17, 17 पे क्या है क्यू, एल जी क्यू, एल जी क्यू, यानी आपका राइट आंसर है ए। एंड लास्ट क्वेश्चन पे आइए, आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगर एक भाषा में बॉक्सर, क्या लिखा है बॉक्सर, ये 2 है, ये 15 है, ये आपको पता है 24 है, ये 5 है 18 है, ठीक है। इसका कोड क्या दे रखा, ए क्यू डब्ल्यू जी क्यू, तो ये 1 पे है, 17 पे है, 23 पे है, 7 पे है, 17 पे। अब बनाओ सीरीज। अब आप इसकी सीरीज क्या बनाओगे, 2 के बाद 1, 1 लेस हुआ, फिर 17 2 प्लस हुआ, फिर 1 लेस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 1 लेस हुआ, ठीक है। सीरीज कितने बन रही है बेटा, -1 + 2 -1 + 2 -1। अब बताइए विजिट का कोड, तो विजिट का कोड पहले -1, तो आपको तब 22 9 19 9 और 20 आएगा, तो 22 में से 1 गया 21, 21 पे क्या आएगा आपके पास यू, फिर 9 पे 2 प्लस करिएगा तो 11, 11 पे क्या आता है के, फिर 19 में से 1 गया 18, 18 पे क्या आएगा आर, फिर 9 में 2 प्लस करिएगा 11, 11 पे क्या है के, और फिर 1 लेस करिएगा 19, 19 पाएगा बेटा एस, तो यू के आर के एस, यू के आर के एस, यानी राइट आंसर क्या बन गया। तो ये आप लोग को आती है कोडिंग डिकोडिंग, इस तरह से बच्चा ये प्रैक्टिस सेट आपका क्लोज हुआ। तो आप लोग का एक मॉक टेस्ट खत्म हो गया, ठीक है। इस तरह के मैं आपको 10 मॉक टेस्ट अपलोड कर दूंगा, तो आप प्रॉपर ढंग से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।